Any question? Sir, which is the more common phenomena, bicardia or tricardia? Good question. You are a good question. हाँ, अब बात करते हैं इस पे। हाँ, ये इम्प्रोवाइजेशन है। जब आपके पास दीपक डोबरियाल जैसा एक्टर हो तो आप उसको स्टेज पे खड़ा करके ना उसको छोड़ सकते हैं। आप उसे 2 लाइनें दे दीजिए। और बहुत इंटरेस्टिंग टीम वर्क था दीपक का और हिमांशु का इसमें, क्योंकि दीपक ना कैरेक्टर बहुत मजबूती से पकड़ता है। अब ये जब भी हमसे मिल रहा था, दीपक डोबरियाल हमें कभी नहीं मिल रहा था, ये पप्पी ही था। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्टेज पे इन्होंने किया है, योर क्वेश्चन हर्ट मी, ये वहीं का वहीं इन लोगों का इम्प्रोवाइजेशन है। बट हाँ, क्या ये मुझे पता था कि ये होने वाला है? हाँ, मुझे पता था ये होने वाला है। जब मेरे को मालूम है ये एक्टर क्या करेगा, क्या मुझे पता था ये लाइन बोलेगा? नहीं, मुझे नहीं पता था ये लाइन बोलेगा। सो इट वर्कड दैट वे। सो इट्स सो ब्यूटिफुल गिव एंड टेक कि अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये पप्पी यही करता ना। सो हाँ, ये सीन वो इम्प्रोवाइजेशन है जो जितना ऑडियंस ने थिएटर में इसको देख के हंसा, उतना ही मैं मॉनिटर के सामने बैठ के हंस रहा था। हाय, आई एम आनंद राय एंड यू आर वाचिंग मैशेबल तोड़फोड़। लड़का है, मेरे साथ दिल्ली जेएनयू में पढ़ता है। अगर उससे शादी नहीं हुई ना तो मैं जान दे दूंगी। अब प्यार ना हुआ, तुम्हारा यूपीएससी का एग्जाम हो गया है, 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो एक बनारस में पले बड़े लड़के का रिएक्शन जब उसे ये पता चलता है कि वो जिससे इतने सालों से प्यार करता है वो किसी और से प्यार करती है, वो एंगर का डिपिक्शन मुझे लगा इससे बेहतर नहीं लिखा जा सकता था। और बनारस के लिए गंगा जी से बड़ा कुछ नहीं ना। जब ये सीन कर भी रहे थे, जो मुझे बहुत एज अ डायरेक्टर बहुत एक्साइट कर रहा था कि मुझे 2 चेहरे दिख रहे हैं। एक अपनी खुशी जाहिर कर रहा है और जो उसे सुन रहा है, जिसे वो नहीं देख पा रही है, वो उस दर्द से गुजर रहा है, उसको एक चीज रिवील हो रही है जो वो ले नहीं पा रहा है। तो एक ही फ्रेम में, नहीं तो ये आमने सामने होते, कहीं बैठे होते। तो ये जो स्कूटर था, इसने मुझे वो चीज दे दी कि मैं 2 लोगों का जीवन उस क्षण अलग अलग इम्पैक्ट, एक के पास खुशी है, एक वो ही खुशी, इसका दर्द है, वो एक ही फ्रेम में दिखता हुआ मुझे बहुत, जब मैंने सुना भी था तो मुझे लगा था यार बहुत मजा आएगा। और उसका खत्म होना इस तरीके से, वो इतना जल गया था वो कुंदन कि इस वक्त उसको गंगा जी में डुबकी लगानी ही पड़ती, और वो अपना स्कूटर लेके वहां उतर गया। तो कई बार आपकी लाइफ में भी है ये सीन, पर जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो उस वक्त एकदम से सब आपके सामने आ जाता है, यू नो। अरे भाई साहब, आजकल तो कानपुर में भी हेयर वीविंग होने लगी है, आपके तो बहुत खाली। अब तक तो ऐसा ही है जी। अपने तालाब के किनारे क्लिनिक है, वहाँ 10,000 रुपए में ये लंबे बाल। ये अगेन तनु जैसी लड़की की ये क्वालिटी, वो आपको हर बार हैरान करना चाहती है, वो आपको हर बार वो करके दिखाना चाहती है जिसको देख के हर लड़की को लगे कि यार एक बार ना मैं भी ऐसा करूँ। तो ये सीन ना, इससे पहले वो फोन पे है और उसको इसके हस्बैंड का मैसेज आता है, मैडी का, आई हेट यू, और बड़ा ऑड सा मोमेंट है। ये वॉशरूम में बैठी हुई है, शी इज लिटिल ड्रंक, और इस जैसी सराउंडिंग में मोर देन कि ये एक स्क्रीन प्ले में ये सीन है, ये मेरे हिसाब से हिमांशु ने इस सीन में पूरा एक थॉट जी दिया कि जो ये बिल्कुल बड़ा ह्यूमरस कॉमेडी, पंच लाइन ये आ रही हैं, सब आ रही हैं, ये बातें आप देख के हैरान है। एक टॉवल में लड़की, इस जैसी कानपुर वाले घर में जहाँ पे जॉइंट फैमिली सब बैठे हुए हैं, एक लड़की को लड़के वाले देखने आए हैं, उसमें ये टॉवल में आ गई। पर जो ये बात बोलती है कि सिर्फ इसलिए, हाँ क्यों लेगी 80 किलो का आदमी अपने ऊपर, लाइफ जी, ये रेजोनेट करेगी हर हिंदुस्तानी लड़की के साथ जिसको आज नहीं कल या 5 साल पहले एक लड़का देखने आया था। तो फॉर मी जितना ये हिलेरियस सीन है, जितना हमें याद रहता है, जितना इसकी सेटिंग याद रहती है कि ओह टॉवल में आ गई, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये सीन मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक बात भी बहुत बड़ी बोली, मैसेज है इसके अंदर।
तो वो कहीं ना कहीं, अगर एक बात आप एक इंटरेस्टिंग सी बात, अगर एक डीप बात अगर आप इतने हिलेरियस उसमें बोल दें, वो बहुत देर तक आपके साथ रहती है, वो आपके सबकॉन्शियस में रहती है. सो इट इज़ अगेन अ वेरी वेरी एक्साइटिंग सीन, जो मेरे ख्याल से ऑडियंस के पास रहा, लंबे टाइम तक रहा और अभी भी है. बस इतनी ही कहानी थी मेरी. एक लड़की थी जो बगल में बैठी थी. एक कुछ डॉक्टर थे जो अभी भी इस उम्मीद में थे कि शायद गुर्दा फिर से चल पड़े. एक दोस्त था जो पागल था. तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा ना प्रोसेस, तो शायद मेरे प्रोसेस में एक चीज़ और है. मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी फिल्म का कोई भी क्लाइमैक्स मैं सबसे आखिरी में शूट करूँ. मेरे ख्याल से बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे मेकर्स, कई बार आप होता है ना कि मेरी लोकेशन, ये मैं लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, बट मैं कोशिश ये करता रहूँगा कि यार मेरा क्लाइमैक्स आखिरी में हो. तो ये भी वही था. ये मेरी आखिरी के 2-3 दिन का काम है रांझना के. और जब हम ये करने जा रहे थे तब हम सब बेइंतहा एक दूसरे की मोहब्बत में थे. पूरी फिल्म साथ जी चुके थे, फीलिंग तो आ ही रही थी. तो जब ये शॉट होने जा रहा था तो मैंने सोनम को बोला था कि, तो उसने मेरे को बोला कि ये शॉट से पहले कि मैं ये ग्लिसरीन के साथ करती हूँ, नॉर्मली वो नहीं करती. तो मैंने कहा कि चल मैं दूसरा चैलेंज देता हूँ तेरे को, अगर ये मैं एक एटमॉस्फेयर सेट करूँगा, तू अगर नहीं रोई तो मैं तुझे आई विल गिव यू 5,000 रुपीज़. उसे बेचारी को ये नहीं पता था कि एक सर्टन वॉइस ओवर, एक सर्टन साउंड डिज़ाइन इसको लेके था. तो जब वो शॉट के लिए बैठी और ये शॉट हुआ तो वहाँ पे एक वॉइस ओवर चली, वहाँ पे एक म्यूज़िक चला, वहाँ पे एक फील क्रिएट हुई और सोनम फूट फूट के रोई. इनफैक्ट हम में से बहुत सारे लोग, क्योंकि इस क्लाइमैक्स का एक इम्पैक्ट था इस वॉइस ओवर का जो हिमांशु ने लिखा है, उसका एक अलग भी, पूरी की पूरी रांझना उसमें समा गई थी. तो ये मैं दिल्ली में नहीं शूट कर पाया था जो इसकी लोकेशन होनी चाहिए थी. ये मैंने बॉम्बे में ही शूट किया था. ये हम लोगों ने विस्लिंग वुड्स में शूट किया था. और मुझे दूसरी चीज़ याद आ रही है कि हाँ, उस दिन मैंने चाइनीज़ खाना खाया था इस शॉट के बाद. तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल कल्मिनेशन. और मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन जब होता है, बहुत अपने पीक पे होता है, मैं उसके साथ ना जल्दी से निकल जाना चाहता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा वक्त उसके साथ नहीं बिताता, ना अपने एक्टर्स को बिताने देता हूँ. वो स्पर मिलना चाहिए, वो मोमेंट मिलना चाहिए. मेरे को बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं चाहिए. वो स्पॉन्टेनिटी, वो जो ऑर्गेनिक हम बोल रहे थे ना, कि जितना महसूस हो रहा है ना कर दो. मैं अगर तुमको इसके लिए 2 दिन भी दे दूंगा ना, तो फिर वो डिज़ाइंड हो जाएगा. मुझे डिज़ाइंड सीन से प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इस तरह के सीन से.